So, hello students, welcome you all again on online classes. So लास्ट लेक्चर अपन बात कर रहे थे फाइलम सिलेंट्रेटा की बात कर रहे थे और फाइलम सिलेंट्रेटा में अपन जनरल कैरेक्टर अपन डिस्कस कर चुके थे और उसके बाद में अपन जो एक एनिमल था उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे. देखिए फाइलम सिलेंट्रेटा की बात कर रहे थे और कल मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की थी. इसमें बताया था कि जो सिलेंट्रेटा नाम है इसका मतलब ही सिलेंट्रॉन कैविटी से लिया गया है. एक होलो कैविटी है जिसको अपन बोल रहे थे सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी जिसको नाम दे रहे थे. उसी सिलेंट्रॉन कैविटी की वजह से इस फाइलम का नाम पड़ा है. तो सिलेंट्रॉन का मतलब है कि होलो कैविटी और उस कैविटी की वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है. देखिए यहाँ जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अपन ने देखा था कि यहाँ जो सीलोम है वो एब्सेंट होती है लेकिन सीलोम जैसी ही कैविटी प्रेजेंट होती है अंदर की तरफ जिसको अपन गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन कैविटी बोलते हैं. देखिए उसके बाद में अपन जनरल कैरेक्टर इसके डिस्कस कर चुके थे और यहाँ एक फाइल इसका जो मेंबर था इस फाइलम का उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और वो मेंबर था ओवेलिया. ओवेलिया के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे. ओवेलिया क्या है, एक कॉलोनी की फॉर्म में आप इसको बात करते हैं, ओवेलिया कॉलोनी. देखिए ओवेलिया इस एनिमल को अगर आप देखते हैं तो जस्ट ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जस्ट ट्री लाइक स्ट्रक्चर आप इसको देखेंगे, ट्री जैसा स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है. इस ऑर्गेनिज्म में दोनों चीज़ यानी ये कैसा था पॉलीमॉर्फिक. पॉलीमॉर्फिक का मतलब था कि इसके अलग अलग रूप थे. अलग अलग रूप में अपन ने बात की थी कि यहाँ एक स्टेज होती है पॉलिप और दूसरी थी मेडूसा. पॉलिप और मेडूसा दो स्टेज यहाँ प्रेजेंट थे. अपन बात कर रहे थे कि जो पॉलिप स्टेज है यानी कि एक सेक्सुअल स्टेज है जिसको पॉलिप बोल रहे थे और दूसरी स्टेज है सेक्सुअल स्टेज जिसको मेडूसा बोल रहे थे. और यहाँ जनरेशन ऑफ अल्ट्रेशन होता है यानी पीढ़ी एकांतरण होता है. कुछ पीढ़ी में यहाँ जैसे एक पीढ़ी में पॉलिप स्टेज है दूसरी में मेडूसा है तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक साइकिल चलता है जिसमें एक इस पीढ़ी में पॉलिप और दूसरी में मेडूसा. कल अपन ने जब इसका स्ट्रक्चर देखा था तो स्ट्रक्चर में अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि एक ट्री की जैसे इसमें नीचे की तरफ रूट्स होती हैं जिनको हाइड्रोजोआ नाम दिया था. उसके बाद में जो ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर था या तने जैसा स्ट्रक्चर था जिसको हाइड्रोक्यूलस नाम दे रहे थे अपन. और ये ब्रांचेज में डिवाइड था. उन ब्रांचेज में अपन उनको नाम दे रहे थे कि एक तरफ पॉलिप्स थे यानी हाइड्रेंथ जिसमें माउथ, हाइपोस्टोम, टेंटिकल्स और हाइड्रोथीका एक मेम्ब्रेन से कवर था चारों तरफ से, तो उसको अपन नाम दे रहे थे हाइड्रेंथ या पॉलिप कह रहे थे. इसी तरीके से एक आपको कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर और दिख रहा था उसमें साइड में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिख रहा था जिसको अपन ने नाम दिया था ऊपर की तरफ इसमें एक गोनोन्जियम नाम दिया था इसको कि इसमें अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसमें मेडूसा बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं अंदर की तरफ. मेडूसा का फॉर्मेशन हो रहा था. इसको ओपनिंग थी इधर की तरफ जिसको अपन गोनोपोर नाम दे रहे थे. ये गोनोपोर है और ये गोनोथीका है मेम्ब्रेन. इसमें ब्लास्टोस्टाइल अंदर या मेडूसा बर्ड है और ये जो गोनोपोर है इसके द्वारा ये बाहर की तरफ निकलते हैं. तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अपन ने नाम दिया था गोनोन्जियम यानी कि जिसमें गोनोपोर, गोनोथीका और मेडूसा बर्ड्स ये प्रेजेंट थे. उस पूरे स्ट्रक्चर को नाम दे रहे थे गोनोन्जियम. ठीक है, तो यहाँ से जो मेडूसा बर्ड निकलती है तो इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जिसमें आप देखते हैं ये फ्री लिविंग स्ट्रक्चर इनका दिखाई देता है.
यानी कि यहाँ आप देखेंगे तो जो पोलिप है वो कैसी स्टेज यानी सेसाइल स्टेज थी। अपन ने कल भी बात की थी कि पोलिप, ये देखिए जो सिलेंट्रेट्स या अपन पोरीफोरन्स की बात करते हैं तो मोस्टली ये किसी भी सबस्ट्रेटम पे चिपके हुए मिलते हैं अपने को, नॉर्मली उस धरातल पे चिपके हुए मिलेंगे, और या तो कोई रॉक्स होगी या किसी एनिमल पे चिपक जाते हैं या फिर कोई हार्ड सरफेस होगी वहाँ, तो इनमें लोकोमोशन बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जरूर हो सकता है लेकिन लोकोमोशन यहाँ नहीं होता। तो जो इसकी पोलिप स्टेज थी यानी ओबेलिया जो कॉलोनी है उसमें किसी तरीके का लोकोमोशन नहीं है, क्योंकि अपन ने देखा था नीचे का स्ट्रक्चर उसका कि इसमें हाइड्रोजोआ नीचे की तरफ या रूट प्रेजेंट थी जिससे वो चिपक रहा था किसी सबस्ट्रेटम पे। और यहाँ देखिए इसकी एक स्टेज है जो फ्री लिविंग होती है, यानी जो मेडुसा स्टेज है वो फ्री लिविंग स्टेज है। यहाँ से रिलीज होने के बाद में ये फ्री लिविंग स्टेज है, मेल और फीमेल गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है इनमें, उसके बाद में रिलीज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में जो लार्वा है इनका लार्वा डेवलप होता है, और लार्वा बनने के बाद में फिर ये वापस से उसी स्टेज में यानी पोलिप में, यानी जो लार्वा है वो वापस किसी भी हार्ड सरफेस पे चिपक जाएगा, चिपकने के बाद में वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट करेगा यानी कि वो पोलिप में कन्वर्ट होगा। तो कल अपन जब क्लासिफिकेशन इसका देख रहे थे तब अपन ने 3 क्लासेज में इसको डिवाइड किया था, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ क्लास की अपन बात कर रहे थे। तो हाइड्रोजोआ क्लास में आपने देखा था देखिए, तो हाइड्रोजोआ क्लास थी उसमें अपन ने बात की थी कि दोनों स्टेज यानी पोलिप और मेडुसा दोनों प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजोआ में। और उसके बाद में साइफोजोआ की अपन ने बात की थी। साइफोजोआ में अगर आप बात करते हैं तो साइफोजोआ में सिर्फ एक स्टेज मेडुसा प्रेजेंट होती है, चलिए, तो यहाँ तक की मतलब कंप्लीट अपन बात कर चुके थे, पोलिप स्टेज अपन अच्छे से पढ़ चुके थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना स्टेज है उसमें बात करेंगे अपन मेडुसा की बात करेंगे, और उसके बाद में किस तरीके से साइकिल चलता है, किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है इनमें, वो सब चीज़ें अपन बात करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ देखिए कि स्पेसिफिक फीचर्स अपन हर फाइलम का स्पेसिफिक फीचर देख रहे थे। इस फाइलम को टीनोफोरा नाम, निडेरिया फाइलम भी नाम देते हैं अपन। निडेरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट सेल्स या दंश कोशिकाएं होती हैं, और दंश कोशिकाएं की प्रेजेंस के बेस पे इस फाइलम को निडेरिया फाइलम भी नाम देते हैं। और ये एक स्पेसिफिक फीचर है इस फाइलम का, सिलेंटेटा फाइलम का स्पेसिफिक फीचर है कि जिसमें गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी प्रेजेंट होगी, यानी डिप्लोब्लास्टिक होंगे, एक एक्टोडर्म होगी, एक एंडोडर्म होगी, और इसके अलावा फिर नीडोब्लास्ट सेल्स या टेंटेकल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये कुछ स्पेसिफिक फीचर थे इस फाइलम के। तो यहाँ अपन बात करने वाले हैं जो इसकी दूसरी स्टेज है यानी मेडुसा की बात करने वाले हैं। सॉरी, पहले अपन थोड़ा सा पोलिप के बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी कि रेस्पिरेशन, मूवमेंट और ये सब चीज़ें कैसे होती है। तो नॉर्मली सबसे पहले अपन हिस्टोलॉजी की बात करते हैं पोलिप में। पोलिप स्टेज या हाइड्रेंथ की अपन बात कर रहे थे। दोनों स्टेज पोलिप या हाइड्रेंथ, तो पोलिप या हाइड्रेंथ को आप देखते हैं तो हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले हिस्टोलॉजी की बात करेंगे तो अपन जब जनरल क्लासिफिकेशन या जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे तभी अपन कह रहे थे यहाँ पे कि ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, और डिप्लोब्लास्टिक है इसका मतलब यहाँ 2 जर्मिनल लेयर्स होंगी, यानी कि एक होती है एक्टोडर्म और दूसरी होती है एंडोडर्म। तो 2 लेयर्स यहाँ प्रेजेंट हैं, एक एक्टोडर्म और दूसरी एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों जर्मिनल लेयर्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है।
इसके बाद में बीच की जो लेयर है जिसमें मीजोग्लिया भरा हुआ है, कल अपन ने देखा था कि जो दोनों लेयर्स हैं बाहर की तरफ इसको अपन एपिडर्मिस बोल रहे थे और अंदर की तरफ जो लेयर है जिसको गैस्ट्रोडर्मिस नाम दिया था अपन ने, उसके बीच में एक लेयर थी जिसको अपन ने मीजोग्लिया नाम दिया था, यानी बीच में मीजोग्लिया भरा हुआ रहता है। तो टोटल अगर हिस्टोलॉजी को आप देखेंगे तो दोनों लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म यहाँ आपको दिखाई देती हैं और दोनों के बीच में मीजोग्लिया भरा हुआ रहता है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसकी कि इसमें न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन की बात करते हैं। देखिए न्यूट्रिशन की यहाँ बात करें तो ये जो आपका ओवेलिया है, ओवेलिया मोस्टली मेराइन स्पीसीज है, यानी मेराइन में मिलता है और मेराइन में है तो ये इसके जो जोइड्स हैं यानी कि जो न्यूट्रिटिव जोइड्स हैं या पोलिप है, इसमें ये कॉर्निवोरस नेचर का ऑर्गेनिज्म है। ये छोटे मोटे जो क्रिस्टेशियंस हैं या उनके कुछ लार्वीज हैं उन पे ये फीड करता है, कुछ निमेटोड्स हैं या कुछ वॉर्म्स हैं उन पे फीड करेगा नॉर्मली। तो इसकी जो फीडिंग की जो मैकेनिज्म है एक तरीके से अपन देखें इसमें तो यहाँ क्या है कि टेंटेकल्स प्रेजेंट है और टेंटेकल्स जस्ट लाइक लिम्ब की तरह फंक्शन करते हैं, हाथों की तरह फंक्शन करते हैं। और टेंटेकल्स का स्ट्रक्चर अभी अपन देखेंगे, उसमें नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं यानी कि दंश कोशिकाएं जिनको अपन बोल रहे हैं, और वो दंश कोशिकाएं डिस्चार्ज होती हैं। दंश कोशिकाएं जब डिस्चार्ज होंगी तो उसके बाद में कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो या तो बेहोश हो जाएगा या मर जाएगा। तो स्पेशली जो टेंटेकल्स हैं वो इसको पकड़ने का काम करते हैं, टेंटेकल्स फूड को पकड़ते हैं। उसके बाद में देखिए टेंटेकल्स फूड को पकड़ के लाएंगे, यानी नीडोब्लास्ट सेल्स हैं, नीडोब्लास्ट सेल्स क्या करती हैं कि ऑर्गेनिज्म को बेहोश कर देंगी, ठीक है। इसके बाद में सीधा का सीधा ये इसको माउथ तक लेके आएगा। अपन ने कल स्ट्रक्चर देखा था कि हाइपोस्टोम के ऊपर की तरफ दरार के रूप में माउथ खुल रहा था और टेंटेकल से कवर था, तो टेंटेकल्स की सहायता से उसको माउथ तक धकेला जाता है। माउथ में यहाँ देखिए दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है, दो तरीके का डाइजेशन होता है यहाँ पे, एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर दोनों तरीके का डाइजेशन है यहाँ पे। तो जो फूड पार्टिकल्स हैं इनको पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में यहीं तोड़ दिया जाएगा, यानी जो डाइजेस्टिव जूस है गैस्ट्रोडर्मिस में डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन किया जाएगा और यहाँ पे जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में फिर उनको एनगल्फ किया जाता है और फिर उसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। तो दोनों तरीके का यहाँ डाइजेशन है। तो न्यूट्रिशन में अपन ने सिंपल सी चीज़ देखी कि सबसे पहले तो नेचर में कैसे हैं, तो ये नेचर में एक तरीके से कार्निवोरस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म हैं जो छोटे मोटे क्रिस्टेशियंस, लार्वी, वॉर्म्स इन सबको खाते हैं। खाने का तरीका कि जो टेंटेकल्स हैं वो हेल्प करते हैं, यहाँ टेंटेकल्स लार्ज साइज़ के टेंटेकल्स हैं वो फूड पार्टिकल्स को पकड़ते हैं, साथ में उनमें नीडोब्लास्ट सेल्स हैं जो डिस्चार्ज होती है दंश कोशिकाएं, तो उनसे वो जो ऑर्गेनिज्म है उसको बेहोश किया जाएगा या डेड किया जाएगा। उसके बाद में उसको सीधा माउथ तक लाया जाता है। उसके बाद में जैसे ही कैविटी में जाता है तो उसका गैस्ट्रिक जूस यहाँ सीक्रेट होते हैं और उनका डाइजेशन होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। उसके बाद में सूडोपोडिया की सहायता से अंदर से उसको अंदर की तरफ लिया जाता है और वहाँ पे उसका सेलुलर डाइजेशन होता है। तो दोनों तरीके के एक्स्ट्रा और इंटरनल दोनों तरीके के डाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ कंप्लीट डाइजेटिव सिस्टम नहीं होता। कंप्लीट डाइजेटिव सिस्टम की बात अपन एनेलिडा फाइलम जब पढ़ेंगे तब करेंगे कि एनेलिडा फाइलम में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यहाँ इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि एक ही माउथ या एनस प्रेजेंट होगा, एक ही माउथ होगा, एक ही ओपनिंग होगी। सिंपल सी बात यह है कि जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसमें या तो माउथ होगा या एनएस होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। अगर दोनों प्रेजेंट हैं इट मीन्स वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो यहाँ सिंपल सा अपन ने देखा, कल बात की थी कि माउथ है टेंटेकल्स के द्वारा कवर्ड है, तो माउथ की सहायता से उसको अंदर लिया जाता है गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी में। उसके बाद में इसको यहाँ गैस्ट्रिक जूस या डाइजेटिव जूस सीक्रेट होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद में सूडोपोडिया की सहायता से ये जो इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है अंदर की तरफ लिया जाता है उसको। उसके बाद में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, काम की चीज़ें यूज कर ली जाती हैं, बाकी जो चीज़ें हैं अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है उसको वापस से गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी में डाल दिया जाएगा, जहाँ से
जहाँ से उसको वापस बाहर निकाल दिया जाए, हाइपोस्टोम या माउथ के द्वारा उसको वापस से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी फूड अंदर लेने और बाहर निकालने, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को निकालने के लिए एक ही ऑर्गन होता है, माउथ के थ्रू ही लिया जाता है और माउथ के थ्रू ही बाहर निकाला जाता है। देखिए उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन की और एक्सक्रेशन की बात करें यहाँ पे। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन की अपन यहाँ बात करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन और एक्सक्रेशन का मतलब है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको अपन एक्सक्रेशन या एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल्स को अपन एक्सक्रेशन नाम देते हैं। सो यहाँ सिंपल सी चीज़ देखिए, अपन ने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें इस तरीके का कोई स्पेसिफिक एपरेटस नहीं जिसके द्वारा ये एक्सक्रेट कर सके या जिसके द्वारा ये रेस्पिरेशन कर सके, ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, तो फिर किससे करेगा, यानी कि जनरल सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन करेगा। यहाँ एक्सक्रेटरी मटेरियल की बात करते हैं तो मोस्टली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है अमोनोटेलिक होती है, यानी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। क्योंकि अमोनिया को उत्सर्जित करने के लिए मैंने बार बार आपको बताया कि अमोनिया टॉक्सिक एलिमेंट है, उसको एक्सक्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको एक्सक्रेट किया जाता है किसके द्वारा, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा। और जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा देखिए पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी है अंदर की तरफ, तो पानी, वाटर के साथ में पानी और सब चीज़ें अंदर की तरफ आ रही है। जो नाइट्रोजन वेस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद में जो नाइट्रोजन वेस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, उन नाइट्रोजन वेस्ट को जनरल डिफ्यूजन के द्वारा, यानी कि पानी अंदर कंटिन्यूसली जा रहा है तो उसमें आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन वेस्ट थे यानी अंदर की तरफ ज़्यादा है, बाहर की तरफ कम है, तो डिफ्यूजन से अंदर से बाहर की तरफ आते रहते हैं वो। और इसी तरीके से रेस्पिरेशन होता है, जो पानी में O2 और CO2 प्रेजेंट है तो O2 को रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब O2 को पानी में से ले लिया जाएगा डिफ्यूजन के द्वारा। क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म चलेगा तो O2 यूज होगी और O2 यूज होगी तो अंदर की तरफ O2 कम हो जाएगी, तो डिफ्यूजन के द्वारा डायरेक्टली पानी से अंदर की तरफ O2 कंटिन्यूसली जाती रहती है और CO2 वहाँ ज़्यादा हो जाती है तो CO2 को बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ही इसमें एक्सक्रेशन और ये रेस्पिरेशन होता है। चलिए इसके बाद में फिर अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। यहाँ बात करें कि पोलिप जो स्टेज है, देखिए दोनों तरीके का यहाँ रिप्रोडक्शन है। देखिए रिप्रोडक्शन की यहाँ बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो रिप्रोडक्शन यहाँ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, पोलिप जो स्टेज है उसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ओवेलिया कॉलोनी में। तो ये नॉर्मली जैसे 20 डिग्री टेम्परेचर के आसपास में होता है। तो जो इसमें बर्ड्स बनते हैं, यानी कि अपन ने बात की कि दो तरीके का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। यहाँ सबसे पहले क्या होता है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा मतलब कि जो गोनोन्जियम जिसकी अपन बात कर रहे हैं उसमें अपन बात कर रहे हैं कि मेडूसा बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बर्ड का फॉर्मेशन होना मीन्स एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो जो पोलिप है उसमें बर्ड का फॉर्मेशन होगा, बर्ड का फॉर्मेशन होने के बाद में वो कंटिन्यू उसमें एक तरीके से अपन कह रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें मेडूसा फॉर्म बनेगी,
ठीक है, मेडूसा फॉर्म बनेगी। और मेडूसा क्या है, फ्री लिविंग फॉर्म है। मेडूसा फ्री लिविंग फॉर्म है, यानी कि उसमें अब गोनाड्स प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल गोनाड्स प्रेजेंट होंगे। तो उसके बाद में उसमें स्पर्मेटोजोआ या ओगोनियम बनेंगे और उससे स्पर्म और ओवम रिलीज होंगे। तो टोटली अपन कह सकते हैं कि यहाँ तक की जो फेज है वो एसेक्सुअली है, और मेडूसा के बाद में वो सेक्सुअल स्टेज चालू हो जाती है। तो मेडूसा का फॉर्मेशन जस्ट अपन ने देखा कि जो गोनोंजियम था, कल अपन ने एक स्ट्रक्चर देखा था कि इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसको अपन बोल रहे थे गोनोंजियम, और गोनोंजियम में अंदर की तरफ गोनोथिका थी और इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा था। तो इनको अपन ब्लास्टोस्टाइल नाम दे रहे थे। यानी कि जो ब्लास्टोस्टाइल है, अब इनमें बड का फॉर्मेशन होता है। इनको अपन ने बोल रहा था मेडूसा बड नाम दिया था। बड का मतलब क्या, मुकुलन। मुकुलन का मतलब सिंपल सा है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में ही होगा। भाई अपन ने अभी तक बात की कि जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है उसमें या तो बड फॉर्मेशन होगी, या फ्रेगमेंटेशन होगा, या फिर जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, या रीजनरेशन होगा, कुछ भी होगा इस तरीके का, तो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। यहाँ भी सेम ऐसा ही हो रहा है, बड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उससे मेडूसा का फॉर्मेशन हो रहा है। और मेडूसा का फॉर्मेशन जहाँ तक होता है वो एसेक्सुअल स्टेज है इसकी, इसीलिए दोनों साइकिल यहाँ प्रेजेंट होती हैं, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। तो मेडूसा में बड हुआ, यहाँ पे मेडूसा बड बने, और उसके बाद में मेडूसा एक फ्री लिविंग स्टेज अपने सामने आती है। और उस स्टेज को आप देखेंगे तो वो जस्ट अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मेडूसा की, क्योंकि जो पोलिप था उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो उसके बाद में उसमें मेडूसा का फॉर्मेशन हुआ। मेडूसा का फॉर्मेशन होने के बाद में दूसरी स्टेज चालू हो जाती है, यानी सेक्सुअल स्टेज चालू हो जाती है। तो अपन बात करते हैं मेडूसा की। तो मेडूसा, अभी तक मैंने कहा कि जो पोलिप है वो कैसा है, सेसाइल स्टेज है, यानी स्थिर स्टेज है, एक जगह पे रहता है। लेकिन ये मेडूसा कैसी स्टेज है, फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग स्टेज है ये जैसे ही गोनोंजियम है वहाँ से रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद में ये पानी में रिलीज कर दिए जाते हैं वहाँ से, और फिर ये घूमते रहते हैं। फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है और इन्हीं में फिर गोनाड्स होते हैं। तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद में फर्टिलाइजेशन, फिर लार्वा, देन लार्वा वापस से किसी सबस्ट्रेटम पे चिपक जाएगा और वापस से पॉलिप स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रोसेस यहाँ चलती है। देखिए, तो इसका पहली चीज़ हो गई कि कैसा होता है मेडूसा फ्री लिविंग। उसके बाद में अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर है, अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर या छत्ते जैसा स्ट्रक्चर यहाँ आपको दिखाई देगा। अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर है। उसके बाद में अगर आप और देखेंगे, फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है, अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर है। उसके बाद में डायमीटर आप देखते हैं तो 2 से 3 mm इसका डायमीटर होता है, 2 to 3 mm डायमीटर है इसका। और उसके बाद में नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे तो मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ 2 सरफेस हैं, एक ओरल सरफेस होती है और एक एबोरल सरफेस होती है। तो जो यहाँ माउथ की प्रेजेंस है वो एबोरल सरफेस, ऊपर वाली जो सरफेस होती है उसको ओरल और नीचे एबोरल बोलते हैं। तो माउथ की प्रेजेंस यहाँ एबोरल सरफेस पे होती है। देखिए, कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई देता है। ये अम्ब्रेला है आपका इस स्ट्रक्चर में, यानी यहाँ 4 रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके का कुछ आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो जिसको अपन बोलते हैं मेडूसा, यानी ये फ्री लिविंग होने के बाद में इसमें टेंटिकल्स डेवलप हो जाते हैं। यानी टेंटिकल्स छोटे हैं, इतने लार्ज साइज़ के टेंटिकल्स नहीं है। ये पूरा का पूरा माउथ है, इधर की तरफ से लटका रहता है। और ये इसमें 4 रेडियल कैनाल्स होती हैं जिनके बीच में यहाँ आप देखेंगे तो गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं चारों के बीच में इस तरीके से।
तो ये जो आपका मेडूसा स्टेज है, अभी जैसे ही डेवलप हो गई, टेंटिकल्स डेवलप हो गए और ये फ्री लिविंग स्टेज हो गई। नीचे की तरफ माउथ प्रेजेंट है इसमें, और टेंटिकल्स थोड़े स्मॉल साइज़ के होते हैं। पॉलिप में बड़े साइज़ के टेंटिकल्स थे, यहाँ कम भी होते हैं नंबर में। ये नंबर में आपको 6 से 10 तक टेंटिकल्स यहाँ प्रेजेंट दिखाई देते हैं। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, तो यहाँ आप देखेंगे इसमें तो नीचे की तरफ एक हैंडल जैसा स्ट्रक्चर लटक रहा है, जिसको अपन नाम दे रहे हैं मेन्यूब्रियम बोलते हैं इसको, यानी ये माउथ के रूप में बाहर खुल रहा है, ठीक है। और माउथ पीछे की तरफ गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी या स्टमक भी बोल देते हैं इसको। माउथ है पीछे की तरफ गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी में खुल रहा है या स्टमक में खुल रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आप इसके सेंटर में देखते हैं, माउथ के सेंटर में देखते हैं, तो मैंने कहा 4 रेडियल कैनाल्स निकलती हैं, यानी पहिए की रिम जैसा स्ट्रक्चर यहाँ आपको दिखाई देगा। जैसा पहिए में स्ट्रक्चर होता है वैसा स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलेगा आपको कि, और चारों तरफ टेंटिकल्स होते हैं, और टेंटिकल्स में निमेटोसाइट सेल्स होती हैं, यानी नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं, दंश कोशिकाएँ प्रेजेंट होती हैं। और टेंटिकल्स का जो बेस है, यानी बेस नीचे से जो टेंटिकल्स हैं वो टेंटिकल्स यहाँ से फूले हुए होते हैं, थोड़े से लार्ज साइज़ के होते हैं, बाकी पीछे की तरफ से जाते हुए ये पतले साइज़ के होते रहते हैं। इसके बाद में देखिए आप स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ एक जो टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स से मैंने कहा टेंटिकुलर बल्ब, यानी यहाँ से ये थोड़े से फूले हुए हैं जिनको अपन बोलते हैं टेंटिकुलर बल्ब। यहाँ पे स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होती है, स्टेटोसिस्ट। और स्टेटोसिस्ट क्या काम करती है, एक तरीके से बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करती है, यानी स्टेटोसिस्ट ये जो स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं टेंटिकुलर बल्ब। और ये टेंटिकुलर बल्ब यानी थोड़ा सा स्वेलन स्ट्रक्चर है, और यहाँ स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट। और स्टेटोसिस्ट का काम क्या है, एक तरीके से बैलेंस करना। तो जो मेडूसा स्ट्रक्चर है, या रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, 4 रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट हैं, और इन चारों रेडियल कैनाल्स में आप देखेंगे तो चारों के बीच में यहाँ गोनाड्स प्रेजेंट हैं। यानी कि अगर अपन एक स्ट्रक्चर इसका देखना चाहें कंप्लीटली, अगर इसका वेंट्रल व्यू देखें, देखिए 2 सरफेस हैं, डोर्सल सर्फेल और वेंट्रल। तो अगर ये डोर्सल में आप देखेंगे तो इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर, यानी छत्ते के नीचे झालर लटका हुआ हो, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। लेकिन अगर अपन इसका वेंट्रल सरफेस देखते हैं तो वेंट्रल सरफेस में कैसा दिखाई देगा, देखिए वेंट्रल व्यू आप इसका देखते हैं तो इस तरीके से आपको पहिए जैसा स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है। ऐसा आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसके चारों तरफ क्या है, टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। बीच में आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ इस तरीके से 4 रेडियल कैनाल निकल के आ रही हैं। इस तरीके से 4 रेडियल कैनाल निकली हुई है, और रेडियल कैनाल यहीं पे माउथ प्रेजेंट है। इस तरीके से माउथ प्रेजेंट है यहाँ पे। और मैंने कहा कि 4 रेडियल कैनाल है, और 4 रेडियल कैनाल में यहाँ चारों जगह गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, और चारों तरफ इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको वेंट्रल व्यू में दिखाई देता है। सो यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें अपने को दिखाई दे रही है। बाहर की तरफ इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको अपन नाम दे रहे हैं टेंटिकल्स हैं, और
ये बीच में मैंने कहा कि 4 रेडियल कैनाल्स हैं, और ये गोनाड्स प्रेजेंट है। मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग गोनाड्स होते हैं, यानी ये जो मेंबर हैं ये हर्मेफ्रोडाइट ना होकर कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। तो दोनों में, एक में टेस्टिस और एक में फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ रेडियल कैनाल है, ये चारों तरफ सर्कुलर कैनाल है। सर्कुलर कैनाल बीच में आपको दिखाई दे रहा है मेन्यूब्रियम, ये मेन्यूब्रियम है। मेन्यूब्रियम के आगे माउथ प्रेजेंट है यहाँ। मेन्यूब्रियम प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ मैंने कहा था आपको कि ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा थोड़ा फूला हुआ होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर टेंटिकल्स का जहाँ प्रेजेंट है स्टेटोसिस्ट, और स्टेटोसिस्ट क्या काम कर रहे हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह यहाँ काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म में तेज़ हवा आती है, तेज़ लहरें चलती है, तो ये इधर उधर उलट नहीं सके, इसलिए यहाँ पे उसको बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। बीच में आप देख रहे हैं चारों तरफ जो सरफेस है इसको सर्कुलर कैनाल नाम देते हैं। और इसके बीच में दोनों जो लेयर है इसमें आप देखेंगे तो जेली लाइक स्ट्रक्चर यानी मीजोग्लिया भरा हुआ है अंदर की तरफ इस वाले स्ट्रक्चर में। तो कुल मिला के आपको टोटल जो मेडुसा का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बीच में मीजोग्लिया भरा हुआ है, बाहर की तरफ टेंटिकल्स हैं, अंदर रेडियल कैनाल्स हैं। रेडियल कैनाल्स में आप देखेंगे तो यहाँ गोनाड्स प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए अपन यहाँ बात कर रहे हैं मेडुसा की, और मेडुसा में अपन ने देखा स्ट्रक्चर दोनों तरीके के अपने को स्ट्रक्चर दिखे। डोर्सल व्यू भी देखा और अपने वेंट्रल व्यू भी देखा। वेंट्रल व्यू देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर अपने सामने आती है कि यहाँ चारों ओर टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, बीच में रेडियल कैनाल्स हैं, और रेडियल कैनाल्स में गोनाड्स प्रेजेंट हैं। नीचे की तरफ मेन्यूब्रियम और उससे माउथ लटका हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है। और टेंटिकल्स चारों तरफ से कवर किए हुए हैं माउथ को। इसमें स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है, बैलेंसिंग ऑर्गन। टेंटिकल्स में निमेटोसाइड सेल्स हैं, दंश कोशिकाएं प्रेजेंट हैं जो कि एनिमल को बेहोश करने में या मारने के लिए यूज आती हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए अपन नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है। यहाँ देखिए अपन ने बात किया कि इसमें गोनाड्स प्रेजेंट है, गोनाड्स प्रेजेंट हैं यानी मेल और फीमेल गोनाड्स हैं यहाँ पे। तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेक्सुअल है, यानी मेल और फीमेल दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म में है यहाँ। तो दोनों में अलग अलग गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, एक में ओवम का फॉर्मेशन होगा और एक में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में रिलीज होंगे और फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद में आगे का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन देखिए बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। दोनों में मेल और फीमेल दोनों बिल्कुल क्लियर अलग अलग हैं। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ देखिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अपन ने बिल्कुल क्लियर देखे स्ट्रक्चर में कि जो रेडियल कैनाल्स हैं वहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं और दोनों में मेल फीमेल अलग है, यूनिसेक्सुअल है। तो दोनों के गैमेट्स यहीं प्रेजेंट होंगे। जो रेडियल कैनाल है वहाँ पे मेल गैमेट भी होगा और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होगा। अब यहाँ से मेल गैमेट फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म का और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन करता है ओवम का। इसके बाद में ओवम और स्पर्म रिलीज होते हैं वाटर में। तो अपन सिंपल सा देखें यहाँ पे तो मेडुसा का जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि ये रिलीज होने के बाद में मेडुसा आ गया। ये इस तरीके का मेडुसा है और दूसरा इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें अंदर की तरफ आपको रेडियल कैनाल्स दिखाई देती हैं और रेडियल कैनाल में जॉइड्स प्रेजेंट हैं इस तरीके से।
जैसे ये आपके जोइड्स प्रेजेंट है, तो ये जैसे मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा और ये फीमेल गैमेट, ये रिलीज हुई है, मान के चलिए इधर से स्पर्म रिलीज हो रहे हैं और इधर से एग का फॉर्मेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, यानी अब ये 2n फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, अब जाइगोट में क्या होगा, डेवलपमेंट होंगे, और अपने को पता है यहाँ डेवलपमेंट जो होता है यानी डिविजन्स होंगे, यानी क्लीवेज होगा, क्लीवेज होते हैं। क्लीवेज यहाँ देखिए, क्लीवेज की अगर यहाँ बात करते हैं तो बिल्कुल क्लियर आप देखेंगे, इक्वल और होलोब्लास्टिक क्लीवेज यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सो उससे मोरुला स्टेज का फॉर्मेशन होता है। क्लीवेज होगा कैसा होता है, इक्वल, इक्वल और होलोब्लास्टिक यहाँ क्लीवेज होता है, बिल्कुल वो अपन क्लियर देख सकते हैं इसमें। ठीक है, मैं भेजता हूँ 1 मिनट। सो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट में कैसे क्लीवेज हो रहे हैं, इक्वल और होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। उसके बाद में मोरुला स्टेज आती है और मोरुला स्टेज में फिर डेवलपमेंट होगा, तो उसके बाद में ब्लास्टुला स्टेज आती है, ब्लास्टुला स्टेज आएगी और उसके बाद में डेवलपमेंट होके यहाँ एक लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके का एक लंबा सा आप लार्वा देखेंगे जिसको आप नाम देते हैं प्लेन्यूला लार्वा। प्लेन्यूला लार्वा इसको नाम देते हैं आप। प्लेन्यूला लार्वा भी एक स्विमिंग लार्वा है, अभी ये तैरता रहता है, उसके बाद में कुछ समय के बाद में ये क्या करेगा, किसी भी सबस्ट्रेटम पे जाकर इस तरीके से चिपक जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ चिपकने के बाद में धीरे धीरे इसमें वापस से पॉलिप स्टेज चालू हो जाएगी, यानी ये सबस्ट्रेटम पे से चिपका हुआ है, आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं इसमें। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर, वापस से टेंटिकल्स प्रेजेंट हो जाएंगे और धीरे धीरे वापस से पूरा कंप्लीट एक तरीके से पूरा का पूरा ओवेलिया में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखेंगे ऊपर माउथ प्रेजेंट है और लंबे से टेंटिकल्स निकले हुए हैं। इस तरीके का पूरा वापस से स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है आपको। तो यहाँ तक की जो फेज थी, ये फेज आपकी कौन सी है, सेक्सुअल फेज है, और उसके बाद में दूसरी जो फेज स्टार्ट होती है उसको अपन बोलते हैं एसेक्सुअल स्टेज। यहाँ अपने को 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ जो मेडूसा है, ये वाली जो स्टेज है ये क्या है, फ्री लिविंग स्टेज है, और ये कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स अलग अलग होते हैं, दोनों रिलीज होंगे वाटर में। रिलीज होने के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्लीवेज होता है। देखिए क्लीवेज होगा, और क्लीवेज कैसा होता है, इक्वल और होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। और उसके बाद में जो स्टेज आती है, मोरुला स्टेज बनती है, फिर ब्लास्टुला, उसके बाद में प्लेन्यूला लार्वा का फॉर्मेशन होता है। लार्वा फ्री लिविंग होता है, काफ़ी समय तक फ्री लिविंग घूमता रहता है। उसके बाद में इसमें वापस से कन्वर्जन होते हैं और ये एक किसी भी सबस्ट्रेटम पे जाके चिपक जाएगा, नॉर्मली किसी भी धरातल पे चिपक जाता है, और चिपकने के बाद में ये जो स्टेज है इसकी, ये स्टेज कन्वर्ट हो जाती है पॉलिप स्टेज में, ठीक है। अब धीरे धीरे इसमें वापस से फिर डेवलपमेंट होते हैं, और जो पॉलिप स्टेज है उसमें पूरा फुल फॉर्म में इसके टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वापस से आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके का यहाँ वापस से स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाएगा, यानी इसको आप नाम देंगे फिर गोनानजियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। गोनानजियम से फिर वापस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और उसमें मेडूसा बड का फॉर्मेशन होगा, और फिर वापस से वही मेडूसा मेल और फीमेल रिलीज होंगे उनमें फिर। तो इस तरीके से पूरी की पूरी एक साइकिल चलती रहती है ओवेलिया की। तो इसलिए अपन इसमें बोलते हैं कि जनरेशन ऑफ अल्ट्रेशन, यानी पीढ़ी एकांतरण होता है, एक बार इधर फिर वहाँ से पूरी साइकिल चलती है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके का यहाँ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो मेंबर है या ऑर्गेनिज्म है वो आप देख रहे हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि इधर की तरफ सेक्सुअल स्टेज है और इधर की तरफ एसेक्सुअल स्टेज है। तो दोनों में यानी पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी पॉलीमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलेगा, एक बार पॉलिप और एक बार मेडूसा, 2 फॉर्म में आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो। तो ऐसा सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेगा, यानी सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं उनमें आपको 2 फॉर्म्स देखने को मिलेंगी, ठीक है।
तो इस तरीके से फिर अपन ने बात की कि इसमें जो मेडूसा है इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इस तरीके से मेडूसा में रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद में जनरल अगर यहाँ भी आप देखते हैं न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो नॉर्मली इसमें भी नीचे की तरफ माउथ प्रेजेंट है और ये भी वैसा ही जैसा पोलिप फीड कर रहा था उसी तरीके से टेंटिकल्स भी यहाँ हेल्प करते हैं फीडिंग में। और जो ऑर्गेनिज्म है ये भी कार्निवोरस कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है, छोटे मोटे जीव जंतु या प्रोटोजोन्स हैं उनको खाते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखा ओवेलिया कॉलोनी का, ठीक है। अब ओवेलिया कॉलोनी में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपन ने यहाँ देखी कि एक तो देखिए मेटामॉर्फोसिस जिसको आप देखते हैं कि लार्वल स्टेज से एडल्ट में कन्वर्जन, और एक चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं जनरेशन ऑफ अल्ट्रेशन, ठीक है, या अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं जिसको बोलते हैं मेटाजिनेसिस, यानी कि यहाँ पीढ़ी एकांतरण, एक पीढ़ी में मेडूसा दूसरी में पोलिप, इधर मेडूसा इधर पोलिप, तो एक पीढ़ी में ये चल रहा है दूसरी पीढ़ी में ये चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप यहाँ देखेंगे ये जो फेज है ये हैप्लॉइड फेज दिखाई देगी, लेकिन उधर जाने के बाद में जो फेज बनती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड फेज बनती है, यानी मेल फीमेल गेमिट बनते हैं, जाइगोट बनता है और डिप्लॉइड फेज बनती है। तो इसको बोलते हैं अपन जनरेशन ऑफ अल्ट्रेशन, ठीक है, पीढ़ी एकांतरण। और उसके बाद में मेटामॉर्फोसिस का मतलब तो यही है कि जो लार्वा है वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा, यानी किसी भी सबस्ट्रेटम पे चिपक जाता है और उसके बाद में एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरा का पूरा आज अपन ने डिस्कस किया ओवेलिया के बारे में कि ओवेलिया का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिखाई देता है, क्या क्या इसमें मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस दोनों में देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नीडोब्लास्ट सेल्स, या अपन जिनको बोलते हैं दंश कोशिकाएं। देखिए निमेटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट या फिर दंश कोशिकाएं अपन इनको बोल सकते हैं, जो इस फाइलम का स्पेसिफिक फीचर होता है उसमें आप देखेंगे तो जो टेंटिकल्स हैं उनमें छोटे छोटे से चैम्बर्स टाइप में स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। जैसे इस तरीके से टेंटिकल्स निकला हुआ है तो इसमें इस तरीके के सेगमेंट्स बने हुए हैं और इन सेगमेंट्स में दंश कोशिकाएं प्रेजेंट हैं या जिनको बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं। और ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे नीडोब्लास्ट सेल्स का तो बिल्कुल आपको एक घड़े के आकार का इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें ऊपर की तरफ एक ढक्कन होता है, ओपर्क्यूलम होता है, और इसमें अंदर की तरफ आप देखते हैं तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और नीचे की तरफ यानी कि ये एक बिल्कुल घड़े जैसा स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा कवर्ड रहता है। इसमें अंदर की तरफ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो जैसे ही इसमें एक तरीके से कहें परासरण दाब अंदर की तरफ बढ़ता है तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको बाहर फेंका जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जब बाहर निकलता है तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई, यानी जो ओपर्कुलम है ये खुल जाता है, ढक्कन इस तरीके से ढक्कन आपको दिखाई देता है और ये पूरा का पूरा थ्रेड पूरा का पूरा इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाता है। थ्रेड बाहर आएगा, इस पे आप देखेंगे छोटे छोटे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो मटेरियल है अंदर की तरफ, इसमें एक मटेरियल भरा रहता है जिसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। ये हिप्नोटॉक्सिन एक टॉक्सिक एलिमेंट की तरह काम करता है यहाँ। तो इसको एक तरीके से जब ये नीडोब्लास्ट सेल्स डिस्चार्ज की जाती हैं, दंश कोशिकाएं जब दाग दी जाती हैं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये एक झटके के साथ बाहर निकलती हैं। नीचे की तरफ एक लेसो जिसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो अटैच रहता है, तो एकदम से ये जैसे बाहर निकलते हैं, अंदर की तरफ जब प्राशन दाब बढ़ता है तो ये बाहर निकलती है। बाहर निकलेंगी तो स्पाइन्स हैं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्किन में जाएंगे
जाएंगे और यहाँ इसमें जो चैम्बर है, घड़े जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें मैंने कहा कि एक टॉक्सिक एलिमेंट हिप्नोटॉक्सिन भरा रहता है, उसको रिलीज कर दिया जाता है, वहीं पे उसको उड़ेल दिया जाएगा। जैसे ही उड़ेल दिया जाएगा तो जो ऑर्गेनिज्म है तो मर जाएगा या बेहोश हो जाएगा। उसके बाद में उसको टेंटिकल्स की सहायता से माउथ तक लाया जाता है और माउथ में ले लिया जाता है। तो ये जो दंश कोशिकाएँ हैं या नीडोब्लास्ट सेल्स हैं, इनका उपयोग ये ऑर्गेनिज्म कई तरीके से इनको यूज करते हैं। ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी इनको यूज करते हैं या फीडिंग के लिए तो साथ में यूज करते ही हैं। तो जो टेंटिकल्स में इनकी प्रेजेंस है, टेंटिकल्स की सहायता से फीड भी करते हैं और लोकोमोशन भी करते हैं। कई बार कुछ ऑर्गेनिज्म में अगर लोकोमोशन की अपन बात करेंगे तो यहाँ जैसे सिलेंट्रेटा में कुछ स्पीसीज हैं उनमें लोकोमोशन होता है, हाइड्रा में आप लोकोमोशन की बात करेंगे, लेकिन ओबेलिया में अपन ने देखा कि दो स्टेज हैं, पोलिप स्टेज है, वो सेसाइल स्टेज है, और जो मेडूसा स्टेज है, मेडूसा स्टेज फ्री लिविंग स्टेज है, यानी बिल्कुल फ्री मूविंग घूमती रहती है वो। तो इसी तरीके से यहाँ जो नीडोब्लास्ट सेल्स हैं वो टेंटिकल्स में प्रेजेंट हैं। तो टेंटिकल्स फूड पकड़ने में ऑर्गेनिज्म में सेंसरी की तरह काम करते हैं, कई बार सेंसरी ऑर्गन की तरह, और कई बार आप देखेंगे तो प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या नीडोब्लास्ट सेल्स या दंश कोशिकाएं जिनको बोलते हैं, उनको डिस्चार्ज किया जाता है इन दंश कोशिकाओं को, और ये दंश कोशिकाएं डिस्चार्ज होने के बाद में ऑर्गेनिज्म को बेहोश कर देती है, मार देती हैं। उसके बाद में उसको अगर वो फीडिंग मटेरियल है तो अंदर की तरफ एनगल्प कर लिया जाएगा, अदरवाइज उसको छोड़ दिया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने जो फाइलम सिलेंट्रेटा था उसका एक ऑर्गेनिज्म पढ़ा, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा कि जो जनरल कैरेक्टर अपन डिस्कस कर रहे थे। देखिए, जितने जनरल कैरेक्टर अपन ने डिस्कस किए उन सब की अपन ने यहाँ बात की। अभी अपन ने देखी, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया कि यहाँ जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा होता है, टिश्यू लेवल का होता है। ठीक है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो टिश्यूज से मिलकर बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है वो अपन ने देखा। उसके बाद में अपन ने कहा डिप्लोब्लास्टिक यानी दो जर्मिनल लेयर्स है, वो भी स्ट्रक्चर में अपन ने देखा, बाहर की तरफ एपिडर्मिस और अंदर की तरफ एंडोडर्मिस। यानी जब स्ट्रक्चर एलएस काट के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अपन ने पॉलिप का देखा था तो वहाँ अपन ने बात की थी कि जो एपिडर्मिस है, बाहर की तरफ क्या है एपिडर्मिस, और अंदर की तरफ अपन नाम दे रहे थे गैस्ट्रोडर्मिस। तो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों ही एक तरीके से डिप्लोब्लास्टिक दो लेयर्स की तरह काम कर रही है। ठीक है, दोनों के बीच में अपन ने कहा मीजोग्लिया भरा हुआ है, वो अपन ने स्ट्रक्चर में देखा कि दोनों के बीच में क्या है, मीजोग्लिया भरा हुआ है। उसके बाद में अपन ने कहा कि नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो जो टेंटिकल्स हैं वहाँ नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट हैं, हिप्नोटॉक्सिन वो रिलीज करती हैं। इसके अलावा अपन ने कहा कि यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, यानी कि माउथ ही प्रेजेंट है यहाँ पे, और कोई डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं है, तो माउथ और एनस दोनों एक ही पोर के द्वारा फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये सारे के सारे जनरल कैरेक्टर्स अपन ने अप्लाई किए जो आपका ऑर्गेनिज्म था ओबेलिया पे, और ओबेलिया को अपन ओबेलिया कॉलोनी यानी पॉलिप और मेडूसा दो फॉर्म होती है, इसलिए इसको ओबेलिया कॉलोनी के रूप में जानते हैं। इसके बाद में फिर अपना नेक्स्ट जो फाइलम है या नेक्स्ट जो मेंबर आएगा उसकी अपन बात करेंगे, ओरेलिया को अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। ओरेलिया की जैसे अपन बात करेंगे साइफोजोआ क्लास में बात करेंगे ओरेलिया की, और साइफोजोआ क्लास जब क्लासिफिकेशन अपन पढ़ रहे थे अभी, तब मैंने आपको कहा कि साइफोजोआ जो क्लास है उसमें मेडूसा जो स्टेज है यानी वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है बजाय पोलिप के। पोलिप स्टेज या तो रेसेसिव होती है, एब्सेंट होती है, तो जो साइफोजोआ उसमें मेडूसा और एंथोजोआ में पोलिप स्टेज डोमिनेंट होती है, लेकिन हाइड्रोजोआ में दोनों स्टेज अपन ने देखी, बात की ओरेलिया में। तो जो नेक्स्ट एनिमल है आपका सिलेंट्रेटा का ओरेलिया ओरेटा, उसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।